नमस्कार। 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद 2011 में कुछ और संशोधन किए गए और पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी गई। लेकिन पारिवारिक पेंशन व्यवस्था के लागू कर देने के बाद भी नई पेंशन व्यवस्था के तहत जो लोग उसके लाभार्थी हैं उनको कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं और पेंशनरों की लड़ाई को लड़ने वाले, पेंशनरों की मांग को लेकर विभागों के चक्कर काटने वाले और लंबे समय तक न जाने कितने पेंशनरों को ऐसी समस्याओं से निजात पा जाने वाले अमरनाथ यादव जी हमारे साथ हैं और मैं उनसे समझूंगा इस पूरे पेंशन व्यवस्था में, नई पेंशन व्यवस्था के तहत भी कई दिक्कतें हैं और कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। कई तरह की समस्याएं हैं और इसकी वजह से जो बुढ़ापा आने पर, यानी कहिए कि रिटायरमेंट के बाद जब आदमी ये सोचता है कि उसने जो जीवन में मेहनत की है, जीवन भर जो अपने विभाग को सेवा दी है, उसके बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ सुकून से चलेगा, वो सुकून से नहीं चल पा रहा। कई विभागों में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कई विभाग के अधिकारी, कर्मचारी इस पेंशन व्यवस्था, नई पेंशन व्यवस्था के तहत जो मिलने वाली व्यवस्था है उससे लाचार हैं। वो उससे शिकायतें हैं उनकी, और क्या शिकायतें हैं, किस तरह की शिकायतें हैं, यादव जी बताएंगे आपको। और हम यादव जी पहले तो आप अपने संगठन का नाम बताइए कि आप इस संगठन के तौर पे किस तरह का काम कर रहे हैं लगातार। अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशन, जिसमें हम पुराने पेंशनर के हित के लिए अपनी लड़ाई लड़ते ही हैं। एनपीएस के लिए हम जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। कोरोना काल के नाते यहाँ प्रोग्राम मेरा कैंसिल करना पड़ा, लेकिन 2019 में बुजुर्गवार सोनभद्र से लाठी के सहारे भी दिल्ली हमारे पहुंचे थे एनपीएस को स्कैश करने की मांग को लेकर के। जहाँ तक ये एनपीएस में दिक्कत आने वाली बात आपने अभी डिटेल में जो बात बताई आपने, उसमें काफ़ी सत्यता है। शुरू में जब ये व्यवस्था लागू किया माननीय अटल जी भारत सरकार ने और माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में 2005 में, तो उस समय पारिवारिक पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अनेक रैलियाँ हुई, दिल्ली में प्रदर्शन हुई, हड़तालें हम लोगों ने कराई। तब 5 दिसंबर 2011 को एक विकल्प लाया गया। अगर कि एनपीएस का कर्मचारी है, माने कि 1-1-4 के बाद का भर्ती भारत सरकार में और 1-4-5 के बाद जो है उत्तर प्रदेश का कर्मचारी है, तो उसको जो है पारिवारिक पेंशन दे दिया गया। इस तरह की 5 दिसंबर 2011 को व्यवस्था जारी की गई। उस समय हमारी मांग थी कि जो एनपीएस में हमारी कटौती हुई है, जब वो कर्मचारी मर गया तो उसकी विधवा को, उसके माता पिता, जिसको भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी, उसको कम से कम जो टियर 1 खाते में पैसा, उसके हिस्से जो टियर 1 में जो उसका कटा है, जो उसका कटा है, उसके सैलरी से हर महीने सरकार के खाते में गया है, वो पैसा उसकी विधवा को वापस कर दिया जाए। पारिवारिक पेंशन आप दे ही रहे हो, वो पैसा उसको वापस कर दिया जाए। और न पूरी व्यवस्था आप लागू करो पुरानी पेंशन, चलो बात की बात है, लेकिन पारिवारिक पेंशन जब मर गया कर्मचारी तो जितना पैसा 1,50,000 उसका जमा है उसको उसको वापस कर दिया जाए। ये हम लोग लड़ते 5 दिसंबर 11 को मानी गई बात जो यहाँ 5 दिसंबर 11 को जो जारी हो गया कि अगर पारिवारिक पेंशन का विकल्प देता है वो जिस कर्मचारी जो मरा है उसका हाथ से, तो उसको हम पारिवारिक पेंशन दे दिया जाएगा। टियर 1 खाते का निकासी का इन्होंने कभी नहीं ऑर्डर किया। 5/12/11 को टियर 1 खाते को थोड़ा समझाइए क्या टियर 1 खाना पेंशनरी खाता, वही जो आप कहते हैं कि 10% हमारा कटता है, 14% सरकार का कटता है, वो जाता है, उसी को टियर 1 खाता बोला जाता है। तो उस टियर 1 खाते माने पेंशन के लिए जो फंड बनेगा, कारपस फंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड टियर 1 खाता। तो उस समय भी उसके पैसे को वापस करने की व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। लड़ते झगड़ते भारत सरकार ने भी 3 जून 2021 को उन्होंने भी किया और इन्होंने जारी किया 3-4 अप्रैल का इसी महीने में। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, तत्काल प्रभाव लिख दिया, जबकि जब से पारिवारिक पेंशन उसको मिली थी उसी तारीख से लिखना चाहिए था। तो उस बीच में परिणाम क्या हुआ कि हम 2011 के पहले छोड़ भी दें तो 2011 के इधर जो पारिवारिक पेंशन लिए हैं वो तो उनके आश्रित जिंदा है, तो उनको कम से कम टियर 1 खाते माने कर्मचारी के 10% वेतन से जो वेतन का भाग था वो जो जमा हुआ था वो पैसा उनको वापस मिलना चाहिए, जो नहीं दिया। मतलब सरकार ने जो अपने हिस्सा का जमा किया वो आप नहीं मांग रहे? वो तो वो नहीं मांग रहे, वो ले जाए, वो सरकार ले जाए, वो सरकार के हिस्से, हम अपने हिस्से का जो कि कर्मचारी के हिस्से का 10% पैसा कटा वो पैसा उनको मिलना चाहिए था, वो भी नहीं दिया इन्होंने।
अब दिया ऑर्डर जारी किया, तत्काल प्रभाव लिख दिया। अभी पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी सूचना के अनुसार 3097 कर्मचारी मारे गए कोरोना के काल में। अब उन 3097 कर्मचारी जो मारे गए उनके पारिवारिक पेंशन तो वो ले रहे हैं। अब तत्काल प्रभाव लिख देने से ये उस कवरेज नहीं आते, ये उस हिसाब से क्लियर कर दिया। ये तो एनपीएस की बात आई। और जो उसको आगे वाली बात कहें हम, हाँ जी बताइए। उसके आगे जो हमारे पुराने साथी हैं, पुराने साथियों के लिए ये था कि जैसे 1.5 साल में 23 अप्रैल को माननीय मोदी जी, 24 अप्रैल को माननीय जोगी जी ने डीए को फ्रीज किया था 2020 में। हाँ, कोरोना 2020 में, ठीक है नहीं, 23 अप्रैल को उन्होंने और 24 अप्रैल को उन्होंने, और हमने दोनों का विरोध किया। उसके बाद जब इन्होंने फ्रीजिंग अवधि खत्म किया, माने का जारी किया, तो एक उन्होंने जनवरी 20 में जो डीए बन रहा था वो उठा करके जुलाई 21 से वो जारी कर, जुलाई 21 से दे दिया, और उसके बाद वो 20 का एरिया उन्होंने 18 महीने गोल कर दिया। हम यानी ये कह रहे हैं यादव जी कि जो बीच में कोरोना काल में जो फ्रीज किया गया था पेंशन का पैसा, सरकार ने जो फ्रीज किया था वो पैसा सरकार नहीं दे रही है। सरकार देखिए, अब सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम कोरोना की वजह से जो लोगों को दिक्कतें हुई हैं उसके बदले में हम उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरह का दोहरापन है कि कर्मचारियों के पैसे जो है उस दौरान फ्रीज किए गए और उस दौरान कर्मचारियों को वो पैसे मिले नहीं, और जब बाद में सरकार ने जब उसको एक तरह से उस फ्रीजिंग हटा दी तब वो पुराना पैसा, बीच का पैसा 18 महीने का पैसा, 18 महीने का पैसा सरकार मारना चाह रही है। हाँ, वो एरियर तो दबा ही लिया। हमारा कहना था इन 18 महीनों में जो आदमी रिटायर हुए, जैसे 1 जनवरी 20 से 30/6/20 के बीच में 4% डीए बढ़ा था, तो 17 पे जो आपने उनको ग्रेच्युटी दिया है, कार नकदीकरण दिया है, 21% पे देना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे ही जो 1/7/20 से लेके 31/12/20 के बीच रिटायर हुए उनको आपको 24% डीए देना चाहिए, आपने दिया 17% उनको। ऐसे ही जो 1 जनवरी 21 से 30 जनवरी जून तक 21 के बीच रिटायर हुए उनको 28% आपको डीए के साथ उनकी जो है अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी देना चाहिए, माने 26.5 महीने का वेतन आपने मार दिया उनका, ठीक है। तो ये होता कितना है, एक उदाहरण लीजिए, 40,000 रुपया मान लीजिए किसी मूल वेतन है, और वो 1 जनवरी 20 से 30/6/20 के बीच में रिटायर हुआ, तो 4% के हिसाब से 1,600 रुपया प्रति महीना, 26.5 महीने 26.5 गुणा कर दीजिए, 52,524 रुपया उसका नुकसान हुआ। 52,524। एक दूसरा 40,000 वाला कर्मचारी मान लीजिए 1/7/20 से 31/12/20 के अंदर रिटायर होता है, उसका 7% नुकसान होती है, 7 चौक 2800, 2800 पर मंथ उसका नुकसान हुआ 74,200। इसी तरह जो 1/1/21 से 30/6/21 के बीच में रिटायर होता है उसका 1,16,600 रुपया हुआ। 40,000 मूल्य अमूमन मिल जाता है, अमूमन सामान्य कर्मचारी हैं ये, तो 1,16,000 आप उनका दबा के बैठे हुए हो और उनका पैसा मिलना चाहिए। और आप कितनी बड़ी बात देखिए, एक मिनट और सुन लें, जियो तो कर्मचारी की जारी कर दिया अभी थोड़े दिन पहले, नहीं 9 नवंबर को, लेकिन स्थानीय निकाय जो गरीबी होता है, स्थानीय नगर पंचायतें, जिला पंचायतें और नगर निगम, चिकित्सा शिक्षा, केजी मेडिकल कॉलेज, सैफई मेडिकल कॉलेज, इन सब के लिए वो नहीं मिल रहा है, इन सबको नहीं मिल रहा है। तो इसका जियो जब उसमें जो काटना हुआ तब तो आपको एक बार लिख दिया कि हाँ सबका काटा गया, तो ऑल ओवर सारे कर्मचारियों को आपने काट लिया। देते समय अलग अलग जियो क्यों खोज रहे हो? जब जारी किया गया प्रमुख चिकित्सा हर विभाग को तो गया है, हर प्रमुख सचिव को अपने विभाग में लागू कर दें, लेकिन नहीं, अब उन स्थानीय निकाय का अलग जियो होगा, चिकित्सा शिक्षा का अलग जियो होगा, पंचायत का अलग जियो होगा, तो उनको दिया जाएगा। ये अन्याय है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यादव जी बता रहे हैं कि एक होता है कि आम आदमी के साथ नाइंसाफी हो, लेकिन अब ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है जो सरकारी महकमों में काम करते रहे हैं और लगातार सरकार को सेवाएं देते रहे हैं। और देखिए यादव जी पूरा ये इनका अपना पर्सनल हिसाब किताब नहीं है, ये कर्मचारियों का हिसाब किताब है, लेकिन वो पूरा एक खाता लेके घूमते हैं और ये सब उसमें हिसाब लिखे हुए हैं कि किसको कितना नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के हितों की लड़ाई जिस तरह से यादव जी लड़ रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं कि लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकार ने अगर कोरोना काल में उस वेतन को फ्रीज किया था, उनके पेंशन को फ्रीज किया था और उसके बाद में इसको लागू किया,
तो उसके हिसाब से एक इंसाफ वाला जो रवैया अपनाना चाहिए, और इतने पैसे जो सरकारी खजाने में रह गए हैं सरकार के, उन पैसे को अगर कर्मचारियों को नहीं दिया गया, अगर आप ये बताइए, अगर ये पैसा नहीं दिया जाता है, जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं दिया जा रहा है, एक भेदभाव हो रहा है, क्या आप लोग इसके लिए किस तरह का उपाय सोच रहे हैं? क्या कोई आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है या क्या कर रहे हैं? हाँ, इस पर लिखा, चिट्ठी भी लिखा है, और जो विभाग ये हैं, ये सब निविन प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष मिल रहे हैं, स्थानीय निकाय से मिल रहे हैं, सब कह रहे हैं हम करवा रहे हैं, अजियो जारी होते ही हम दे देंगे, कोई मना नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने 9 नवंबर को जियो जारी हो चुका है राज्य कर्मचारी, देना तो है ही है इनको, चाहे जितने दिन इनको देर करते रहे। हाँ, उस पर जो तत्काल प्रभाव लिख दिया गया है, वो जरूर पुराने जो हमारी विधवा महिलाएं हैं, जो जिनके आदमी मरे उस दौरान, उनका नुकसान जरूर हो गया। जब तक कि पुरानी डेट से नहीं लागू करेंगे तब तक उनको नहीं मिलेगा। ये मैं अपर मुख्य सचिव से 11 तारीख को मिल करके कहा कि ये तत्काल प्रभाव, ये जो विशेष सचिव आगे बोल बैठे हैं, तत्काल प्रभाव नहीं लिखना चाहिए। तो मैडम, आप महिला हैं, आप उन महिलाओं, विधवा महिलाओं के बारे में सोचिए। ये मैं उनके कक्ष मिला के ये बात कहा था। अच्छा यादव जी, बताइए कि इस तरह की जो समस्या का शिकार हुए हैं, हमारे बीच में भी कोई है इस तरह की समस्या? अरे वरिष्ठ नहीं, समस्या का शिकार तो यहाँ नहीं है, लेकिन एक बताने वालों में, अच्छा। ये हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशवाहा जी बेहतर बताते हैं। कुशवाहा जी, बताइए इस समस्या से आप इसको कैसे समझते हैं, और ये कितना बड़ा नाइंसाफी है, और क्या आपको उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा? जो लोगों के पैसे सरकारी खजाने में जमा है, वो मिल जाएगा उनको? देखिए भावेश जी, कहने को तो लोक कल्याणकारी सरकार है, और जब कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स की कटौती करनी थी कोरोना महामारी के नाम पर, एक साथ सबके ऊपर रोलर उन्होंने चढ़ा दिया। 18 महीने का तो जब्त कर रखा है, अभी भी सभी का जब्त कर रखा है। उन 18 महीनों में जो राज्य कर्मचारियों के अलावा कर्मचारी हैं, शैक्षिक संस्थान है और आपके स्थानीय निकाय है, स्वायत्त शासी संस्थान, वो जो कर्मचारी उन 20 महीनों में रिटायर हुए, तो किसी का 4%, किसी का 7%, किसी का 11% एड हो करके, जोड़ करके तब उनका ग्रेच्युटी और इन्वेस्टमेंट दिया जाना चाहिए, और वो जियो के अभाव में उनको तो लेकिन 4% कम जोड़ के सरकार दे रही है, ये कर रही कि बैकलॉग है? रिटायर्ड के टाइम दे चुके हैं, नहीं, वो जो जुलाई 21 के बाद जो रिटायर हुए, हाँ, उनको तो मिला, लेकिन जनवरी 20 और 30 जून 21 के बीच में जो लोग रिटायर हुए, हाँ, तो किसी का 4%, किसी का 7%, किसी का 11% के नुकसान के साथ रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, उतने नुकसान के साथ रिटायर हो तो रहे हैं। आप लोग यादव जी फिर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कोरोना काल के दौरान? ये सब की है जी। ये जो स्थानीय निकाय वाला बताया, जैसे 1/20 से लेके 30-26 के बीच में 4% नुकसान सह रहे हैं, 1/20 से 31/12/20 तक जो रिटायर हुए 7% हानि सह रहे हैं, 1/21 से 30/6/21 तक जो रिटायर हुए 11% हानि सह रहे हैं। ये स्थानीय निकाय के, नगर पालिकाएं के, नगर पंचायत के, ये सब लोग मेडिकल कॉलेज वगैरह रिटायर हुए हैं, वो सब हानि सह रहे हैं। ये आम लोग। तो कोरोना की मार जो है, कोरोना को जो मार है, कोरोना की मार अलग उनको पड़ी है, हाँ। क्योंकि उस दौरान जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी, उनका ये नुकसान है, हाँ। और जिसकी लड़ाई यादव जी और उनके साथ के जो पेंशनर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना के, जहाँ तक कोरोना की बात है, जैसा एक NPS वाली बात हमने बताई, एक और बात है, उसमें जैसे जिलाधिकारियों से पूछा गया उस समय कोरोना काल में कितने कर्मचारी मतलब मरे जो पंचायत चुनाव में लगे आए, तो 3097 या 3027 सूचना आई, सरकारी सूचना है। उसमें से और वो उसको खोजने का तरीका दिया गया था, RT-PCR उनका पॉजिटिव हो, ब्लड रिपोर्ट उसमें देख ली जाए, CT स्कैन देख लिया जाए। इन आधारों पर अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको माना जाए कि हाँ ये पॉजिटिव है और इनकी मृत्यु हुई है, तो उनको जो सहायता राशि जो देनी थी वो उनको दिया जाए, ये कहा गया। जब यहाँ पर केस आया, एक में मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, हाँ। एक सवाल उस समय और आया था, मुझे ध्यान है कि चूंकि इसमें कुछ चुनाव ड्यूटी में संविदा कर्मचारियों को भी लगाया गया था, और शिक्षा मित्रों को खासतौर पे उसमें ड्यूटी लगाई गई थी, और उस समय ये बड़ा एक विवाद हो गया था कि शिक्षा मित्र चूंकि अस्थायी नौकरी नहीं करते हैं और उनकी डेथ भी हो गई थी, तो ये सवाल उठा था कि सरकार मान रही थी कि सिर्फ कुछ संख्या बताई गई थी जो बहुत संख्या कम थी, जबकि कर्मचारी संगठनों का या कर्मचारियों का कहना था
कि इस चुनाव में ढेर सारे लोग मारे गए हैं और वो संख्या बहुत ज्यादा थी, वो रिजॉल्व हो गया। बिल्कुल सही कहा, वही बात जो कहा इन्होंने कहा कि 3 कर्मचारी मारे गए हैं, हाँ, उसी की जगह पे 3097 सूचना आई, जो डीएम लोगों से मांगा 3097 आई। अब जो हम कह रहे हैं कि उन्होंने 2000 समथिंग को दिया मुआवजा, बाकी को छोड़ दिया, वो सुनेंगे तो आप बड़ा आश्चर्य मानेंगे। वो केवल इसलिए जो पंचायती राज विभाग ने जियो जारी किया, वो कहा जो 30 दिन के अंदर मरे होंगे, माने कि हमारी चुनाव प्रक्रिया जो शुरू हुई है 1 मई को खत्म हुई है, और अगर उसके 30 दिन के अंदर मरे हैं तब तो हम कोरोना में मरा मान करके इनको सहायता राशि देंगे, और 30 दिन से ऊपर अगर मरे हैं तो मैं उनको नहीं दूंगा। मैं उनके सामने रखा है प्रश्न कि आखिर ये मरने वाली डेट क्यों लगा है? जब RT-PCR आपने लिख दिया, आपने CT स्कैन लिख दिया, जब तक ये निगेटिव ना हो जाए तब तक कोरोना पीड़ित ही वो मरा हुआ आदमी माना जाएगा। अगर निगेटिव हो करके फिर मरे तो दूसरी बीमारी हम मान सकते हैं। तो 30 दिन वाली डेट लिखे जाने के नाते 3027-97 में कंफ्यूज हूँ, 3027 के अगेंस्ट 2000 को खाली जो है मुआवजा दिया गया। अभी 1000 से ज्यादा लोग पड़े हुए हैं, उनके इस के नाते मरने की डेट निर्धारित नहीं होनी चाहिए। अगर वो जब तक निगेटिव आप बीमारी छोड़ न दे तब तक तो पॉजिटिव आपको मानना चाहिए। ये तो उनका ये केस इस तरह केस है। अब हम चाहे कर्मचारी हो चाहे आंगनबाड़ी हो, वो तो जो ड्यूटी होगी सबके लिए वो तो लेकिन क्या आपके पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं? और चूंकि आप सभी कर्मचारियों के इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो अभी कितनी शिकायतें इस तरह की पेंडिंग हैं और कितने लोग इसके शिकार हुए होंगे आपके? अब इंडिविजुअल तो हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हम जो सूचनाएं भेजते हैं हम तो सरकारी सूचना के आधार पर बात कर रहे हैं। क्या पता जो 3000 के ऊपर बता रहे हैं और ऊपर जाए। जो सरकारी सूचना दिया, जो इन्होंने मुआवजा दिया, उसी में भी 1000 के ऊपर ज्यादा बकाया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई है और इसकी लड़ाई अभी तक जारी है। कोरोना का दौर कभी खत्म नहीं हुआ है, चौथे दौर की आहट एक बार फिर सुनाई दे रही है, उसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। लेकिन इस बीच जो है कर्मचारियों के इस तरह के मसले भी सामने आ रहे हैं, और कोरोना काल के दौरान जो कर्मचारी मारे गए या कोरोना काल के दरमियान जो कर्मचारी रिटायर हुए, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि जो नई सरकार आई है इसकी भाव भंगिमा बदली हुई है, कई नई चीज़ें हो रही हैं, तो हम उम्मीद यही करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसा काम कर रही है उसमें इन कर्मचारियों के इन हितों का ख्याल करते हुए एक बार इस पूरे मामले में संवेदनशीलता से विचार करेंगे। क्योंकि बिल्कुल जो नई पेंशन व्यवस्था के तहत जिनका केसेस पेंडिंग है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है चुनाव के दौरान जब पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक बहुत ही मामला गरमाया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पुरानी पेंशन की मांग को कर्मचारियों का, पेंशनरों का, सभी का समर्थन मिल गया है, और इससे एक तरह से जो सत्ताधारी पार्टी थी उसमें एक भय भी था। और लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है और वो दोबारा सत्ता में है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान बिल्कुल एक संवेदनशीलता के साथ होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और आखिर में आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप भी इसी तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। हो सकता है कि आपकी आवाज़, आपकी बात यादव जी तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह की लड़ाई यादव जी लड़ते हैं। आपने देखा कि किस तरह से वो अपने पास में एक पुस्तिका रखते हैं, उसमें बाकायदा उन्होंने लिख रखा है कि किस कर्मचारी को कितना नुकसान हो रहा है। कोई अपना हिसाब किताब नफ़ा नुकसान तो हिसाब लगाता है, लेकिन कर्मचारियों के नफ़ा नुकसान का हिसाब लगाने वाले मुझे पहले यादव जी मिले हैं, और ये अच्छी बात है। और इस तरह से कर्मचारियों के हित सुरक्षित होने चाहिए। आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में आकर कहिए। और आखिर में जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ, लोगों की समस्याओं पर बात करता हूँ और उनकी समस्याओं को आपके सामने लाना चाहता हूँ, सरकार के सामने लाना चाहता हूँ, तो ऐसी समस्याएँ आप तक पहुँचे और आप उन समस्याओं पर एक फैसला कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।